प्रेशर ग्रुप रहे थे, हम दबाव समूहों के बारे में पढ़ रहे थे। दबाव समूहों की विशेषताएं, उनके कार्य प्रणाली हम कर चुके थे। अब नेक्स्ट आए थे हम डिमेरिट्स या क्रिटिसिज्म ऑफ प्रेशर ग्रुप्स की, दबाव समूहों की आलोचना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनको क्रिटिसाइज क्यों किया जाता है? क्योंकि ये डेमोक्रेटिक सिस्टम का पार्ट नहीं होते हैं, ये अनडेमोक्रेटिक पार्ट है। क्योंकि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में किसी भी प्रावधान के तहत, संवैधानिक तो दर्जा राजनीतिक दलों को नहीं है, तो ना संवैधानिक और ना ही गैर संवैधानिक किसी भी तरीके से इसे डेमोक्रेटिक कंट्री में, या इंडिया में, इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसमें इनको मान्यता नहीं दी गई है। नेक्स्ट आता है ओवरलुकिंग ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, कि साधारण जनता के हितों की उपेक्षा कैसे है। जैसे हमने इनकी मेरिट्स में किया था कि जो प्रेशर ग्रुप्स है, दबाव समूह है, वो जनमत को जागरूक करते हैं, लेकिन साधारण जनता के हितों की उपेक्षा भी ये कैसे करते हैं? क्योंकि प्रेशर ग्रुप में कुछ एक जैसे हित की लालसा वाले व्यक्ति निहित होते हैं, और जरूरी नहीं है उनके हित ही पूरी की पूरी जनता के हित हो, तो वो अपनी हित साधना के लिए दूसरी जनता के हितों को नुकसान भी पहुंचाते हैं। जैसे ये बंद करते हैं, चक्का जाम करते हैं, रोड जाम करते हैं, तो दूसरे लोग सफर करते हैं उस चीज से। नेक्स्ट है करप्ट कंडक्ट, कि दबाव समूह अपनी बातों को मनवाने के लिए, जैसे कि चुनावों के दौरान चंदा देते हैं, वो भी एक तरीके का करप्ट कंडक्ट ही है, भ्रष्टाचरण ही है, कि वो चंदा इसी लालसा में देते हैं कि जब ये विधेयक, जब ये बनेगा एमपी एमएलए, तो ये हमारी बात को मानेगा, उसके ऊपर दबाव डालने के लिए। नेक्स्ट आता है एंडेंजर नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय हित को खतरा, की दबाव समूह से राष्ट्रीय हितों को खतरा क्यों है? क्योंकि राष्ट्रीय हित बात करते हैं पूरे के पूरे राष्ट्र के नागरिकों के समान हित की, जबकि दबाव समूह बात करते हैं एक समूह विशेष के हितों को लेकर। तो लास्ट इनको क्रिटिसाइज किया गया है ऑब्स्टेकल इन इंटरनेशनलिज्म, की अंतरराष्ट्रीयता में बाधक होते हैं, क्योंकि अंतरराष्ट्रीयता में अवधारणा चलती है वसुधैव कुटुंबकम की या फिर आपसी सहयोग की, जबकि दबाव समूहों का दृष्टिकोण राष्ट्रीय ही ना होकर बिल्कुल क्षेत्रीय दृष्टिकोण होता है। वो अपने क्षेत्र से संबंधित, अपने हितों से संबंधित बातों को उठाते हैं, राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने देश की छवि की फिक्र नहीं करते। अब आते हैं मेथड्स और वर्किंग सिस्टम ऑफ प्रेशर ग्रुप्स, की प्रेशर ग्रुप्स काम कैसे करते हैं, कि दबाव कैसे डालते हैं सरकार की नीतियों के निर्माण। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है प्रोपेगेंडा, प्रचार करके, और वो प्रचार वो न्यूज़पेपर के भी माध्यम से करते हैं, कि इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट दोनों मीडिया को यूज करके वो प्रचार करते हैं। और आजकल तो इतनी बड़ी इंटरनेट की फैसिलिटी है ना, इसीलिए जब भी कोई प्रेशर ग्रुप धरने, प्रदर्शन, दंगे करते हैं, तो सबसे पहले सरकार क्या करती है? नेट को डिस्कनेक्ट कर देती है। वो इसीलिए किया जाता है कि सोशल मीडिया का यूज करके ज्यादा से ज्यादा जनता को भड़काया जो जाता है, उस पे बैन लगाने के लिए। तो दबाव समूह जनमत को प्रभावित करने के लिए, प्रचार के लिए समाचार पत्र, पत्रिकाएं, इसमें आप इंक्लूड कर सकते हो। और रिसेंटली जो चीजें हैं कि सोशल मीडिया, इंटरनेट, इन सब विधियों का प्रयोग करते हैं। फिर है सर्विसेज ऑफ एक्सपर्ट्स, कि ये दबाव समूह सरकार के मंत्रियों या अधिकारियों से अपनी बात मनवाने के लिए जब दबाव डालते हैं, तो सबसे पहले अपने हित या अपनी बात से संबंधित विशेषज्ञों से राय लेते हैं कि ये बिल है जो सरकार पारित करवाना चाहती है, इस बिल पे एक्चुअल ओपिनियन क्या हो सकता है, एक्चुअल इसका प्रभाव हमारे ऊपर क्या हो सकता है। विशेषज्ञों की राय के बाद ही ये विधेयक को मंत्रियों या सरकारी अधिकारियों से संपर्क स्थापित करते हैं, उनके ऊपर दबाव बनाते हैं। जैसे कि व्यापारी यूनियन है ना, फिक्की के सदस्य एनुअली सेमिनार करते हैं, और उस सेमिनार में कई बार प्राइम मिनिस्टर को एज ए चीफ गेस्ट भी बुलाया जाता है। और उस फिक्की के उस सेमिनार में बहुत बड़े इंटरनेशनल लेवल्स के इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, व्यापारी होते हैं, जो कि किसी भी पॉलिसी को जो इंडिया में अडॉप्ट हो रही है या फिर जिसके प्रचार प्रसार की योजना चल रही है, उससे संबंधित विश्लेषण किया जाता है उस सेमिनार में। नेक्स्ट है इंटरेस्ट इन इलेक्शन,
कि दबाव समूहों का इलेक्शन में रुचि होती है, स्वाभाविक रूप से होती है। हालांकि वो प्रत्यक्ष रूप से चुनाव में नहीं उतरते हैं, पर्दे के पीछे रहते, लेकिन जिस पार्टी को वो अपना समर्थन देते हैं, जिस पार्टी को समर्थन की वोट का समर्थन भी और पैसे का भी समर्थन, वही पार्टी विजय प्राप्त करती है। तो चुनाव में उनकी अप्रत्यक्ष सहभागिता होती है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट है बाय गिविंग हाई जॉब्स, कि हाई जॉब्स कैसे, जैसे कि किसी मंत्री विधेयक के बच्चे हैं या परिवार का कोई सदस्य है, तो व्यापारी और उद्योगपति अपनी बात को मनवाने के लिए उन्हें अपने इंस्टीट्यूशन में, अपने व्यापार में उच्च पदों पर नियुक्त करते हैं। तो उच्च पदों पर नियुक्त क्यों किया है उनके बच्चों को, उनके परिवार के सदस्यों को, कि उस विधेयक से या फिर उस मंत्री से अपनी बात को मनवाना है। नेक्स्ट आता है गोष्ठियां एवं विचार विमर्श, सेमिनार और डिस्कशन। जैसे कि फिक्की का एनुअल सेमिनार होता है, फिक्की में जो बड़े बड़े इंडिया के इंडस्ट्रियलिस्ट है ना, अंबानी, अडानी, मित्तल बंधु, ये सब उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। वो एक सेमिनार ही होता है कि नए नए इनोवेटिव आइडियाज उन्हें मिलते हैं अपने बिजनेस के। इसी तरह से सारे जितने भी प्रेशर ग्रुप है, हालांकि जैसे सर्व कर्मचारी संघ के भी होते हैं ना, कि सभा है आज सर्व कर्मचारी संघ की, या किसान सम्मेलन है, मजदूर संगठन की सभा है, तो वो सारे डिस्कशन का मंच होता है, एक विचार विमर्श का मंच होता है, जहां पर वो अपनी नीतियों से संबंधित रिपोर्ट तैयार करते हैं। नेक्स्ट आता है लॉबिंग। लॉबिंग की ये चीज है ना, अमेरिका से ली गई है, कि अमेरिका में एक प्रोविजन है कि वहां की पार्लियामेंट में, उनकी पार्लियामेंट को कांग्रेस कहा जाता है, कि वहां की कांग्रेस में कोई भी मेंबर बहुत लंबे टाइम तक जो किसी भी चीज से संबंधित जो प्रस्ताव पारित करता है, तो उससे संबंधित अपनी बात को रख सकता है। तो यही लॉबिंग की अवधारणा इंडिया में प्रेशर ग्रुप्स ने, हित समूहों ने अपनाई है, और उसी के तहत वो न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स देके, सेमिनार सम्मेलन करके, धरने प्रदर्शन करके, या फिर रैलियां करके ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं किसी को प्रभावित करने की, या अपने आप को ही सबकी नजरों में रखने की, या अपने पक्ष को ही सबसे ऊपर रखने। नेक्स्ट है ब्राइबरी एंड डिसऑनेस्टी, रिश्वत और बेईमानी। अपनी बात को मनवाने के लिए ये पैसा भी, जैसे कि इलेक्शन में फंड देते हैं, वैसे ही अपने किसी भी काम को पूरा करवाने के लिए ये तरीका भी अपनाते हैं। नेक्स्ट आता है सेल्टर ऑफ जुडिशरी, की जब इनका कोई भी तरीका काम नहीं करता ना लॉबिंग का तरीका, ना बार्गेनिंग तरीका, बार्बरी का तरीका, ना इनका किसी भी और का फंड प्रोवाइड करने का तरीका, तो लास्ट इनके पास प्रोविजन बच जाता है दबाव समूहों के पास जुडिशरी की शरण में जाना, कि ये न्यायालय में पीआईएल डालते हैं कि हमारे अधिकारों का हनन कर रही है सरकार इस बिल के आड़ में, तो उन्हें निर्णय मिलना चाहिए। नेक्स्ट आता है यूज ऑफ वायलेंस। कई बार धरने प्रदर्शन बड़े हिंसक हो जाते हैं, तोड़फोड़ होती है, आगजनी होती है, वो तरीके भी दबाव समूह के द्वारा लागू किए जाते हैं या अपनाए जाते हैं, जब उनकी बात को बहुत लंबी ड्यूरेशन तक सुना नहीं जाता या माना नहीं जाता। तो ये सारे थे वो तरीके जो दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप्स अडॉप्ट करते हैं सरकार पर अपना दबाव बनवाने के लिए या फिर अपनी बातों को मनवाने के लिए। अब हम करते हैं कि इंडिया में बहुत तरह के प्रेशर ग्रुप्स देखने को मिलते हैं, तो वो प्रेशर ग्रुप्स की डिस्क्रिप्शन, की कुछ प्रेशर ग्रुप्स क्या है। मेजर प्रेशर ग्रुप्स, कुछ बहुत छोटे छोटे भी इंटरेस्ट और प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, नहीं उनके बारे में नहीं, कुछ मेजर जो प्रेशर ग्रुप्स आमतौर पे हमें देखने को मिलते हैं, उनकी गतिविधियां हमें अपने आसपास देखने को मिलती है। तो उसमें सबसे पहला आता है प्रेशर ग्रुप दबाव समूह लेबर यूनियन। और लेबर यूनियन की स्थापना आजादी से पहले हुई थी 1920 में, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के नाम से। कि कांग्रेस जो उस समय एक पार्टी नहीं कह सकते, कांग्रेस खुद भी एक प्रेशर ग्रुप के रूप में ही थी उस टाइम ड्यूरेशन में, आजादी से पहले। तो कांग्रेस के कुछ नेताओं ने जो मजदूर कैटेगरी से रेलिवेंट करते थे, उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को गठित किया था, और इसके प्रथम अध्यक्ष भी लाला लाजपत राय को बनाया गया था।
और ये यूनियन हमेशा से मजदूरों के हितों के लिए काम करती है। और इसी यूनियन के सहयोग से यूएनओ की है ना, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, आईएलओ, जो 1948 में स्थापित हुई थी, उस आईएलओ ऑर्गेनाइजेशन में, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में भी भारत एक सक्रिय सदस्य है उस ऑर्गेनाइजेशन का। और उस ऑर्गेनाइजेशन के सारे रूल रेगुलेशंस को इसी यूनियन के प्रयास पर्यंत ही इंडिया में लागू किया गया था। जैसे कि मजदूरों के काम के घंटे निर्धारित होंगे, उनसे 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जाएगा। अगर 8 घंटे से ज्यादा काम लिया जाता है तो उन्हें एक्स्ट्रा पेमेंट की जाएगी, और वो 8 घंटे से ज्यादा काम भी उनकी मर्जी से होगा। अगर वो नहीं करना चाहते हैं तो मजबूर नहीं किया जाएगा। अगर कोई मजबूर कर रहा है उन्हें, इट मीन्स उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। उसके बाद उन्हें समान काम के लिए समान वेतन दिया जाएगा। स्त्रियां जहाँ कार्य करती हैं उनको वहां सुरक्षा प्रदान की जाएगी, प्रसूति अवकाश प्रदान किया जाएगा। उनको भी मेल्स के, अगर समान काम है तो उनको भी पुरुषों के समान वेतन प्रदान किया जाएगा। उनके बच्चों के लिए शिक्षा सुविधा का वर्णन किया जाएगा, उन्हें अच्छा भोजन प्रदान किया जाएगा, कि ये सारी चीजें। और फिर टाइम टू टाइम इंडिया की इंडिपेंडेंसी के बाद इस ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से ही कुछ विभाजित होके और कुछ नए मजदूर संगठन बने थे, जो इससे विभाजित ना होके अलग अलग जैसे पॉलिटिकल पार्टीज बनती गई ना, तो उन पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने अलग अलग लेबर यूनियन बना दिए। जैसे अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, एटक जिसको बोलते हैं, वो तो कांग्रेस का माना जाता है कि कांग्रेस का लेबर यूनियन है एटक। फिर आईएनटीयूसी, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनी एक। ये कब बनी? जब कांग्रेस में विभाजन हुआ था। उसके बाद हिंद मजदूर सभा बनी, भारतीय मजदूर संघ बना। ये दोनों संघ के जो मजदूर यूनियन के सदस्य हैं वो बीजेपी के समर्थक हैं। फिर सेंट्रल ऑफ ट्रेड यूनियन बनी, जो सीपीआई के, कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों के समर्थन से बनी। या फिर यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसमें कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस दोनों के समर्थन से शामिल। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन, जिसमें कांग्रेस का डोमिनेटिंग है, कांग्रेस को सबसे पहले माना जाता है। बाद में जैसे जैसे पॉलिटिकल पार्टी जैसे विकसित होती गई थी, तो प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी ने भी, क्योंकि वोट बैंक के लिए या अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए मजदूरों के प्रति जो सहानुभूति दर्ज करी, मजदूरों के हितों के लिए जो आवाज उठाई, तो उन्होंने अपने अपने मजदूर संगठनों, जिसके फेवर में जो रहा वो उसी से रेलिवेंट हो गया, राजनीति से संबंधित हो गए फिर ये मजदूर संघ। नेक्स्ट है फार्मर्स एसोसिएशन, जो सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। जैसे अब किसान आंदोलन चल रहा है ना, वो एक फार्मर्स एसोसिएशन के द्वारा चल रहा है। कि फार्मर्स एसोसिएशन, क्योंकि इंडिया को एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री माना जाता है, तो यहाँ की फार्मर्स एसोसिएशन भी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। सरकार कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं बना सकती है जो इनके अगेंस्ट हो। इसीलिए हर बार जब बजट पारित होता है तो किसानों के कर्जे माफ की बात आती है, बिजली माफ की बात आती है कि बिजली का बिल माफ किया जाएगा, इन्हें नहरी पानी ज्यादा दिया जाएगा, बिजली मुफ्त दी जाएगी, खाद के लिए सब्सिडी दी जाएगी। ये सारी सुविधाएं उनके लिए इसीलिए होती है कि ये दबाव डालता रहता है ये एसोसिएशन बार बार सरकार के ऊपर अपनी नीतियां मनवाने। तो सबसे पहले 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना हुई थी, जो अंग्रेजों के काल के दौरान जो टैक्स के लिए किसानों का शोषण किया जाता था, तो उन्होंने उनके खिलाफ आवाज उठाने के लिए इस संस्था की या इस सभा की स्थापना की गई थी। और इस सभा में सारे के सारे सदस्य कौन थे? जो कांग्रेस के सहयोग से संतुष्ट नहीं थे। ये मानते थे कि कांग्रेस किसानों के हित के लिए अंग्रेजों से अच्छे से बात नहीं कर रही है, या फिर उनके टैक्स से रेलिवेंट या किसानों का जो शोषण हो रहा है वो अंग्रेजों से उनका सोल्यूशन नहीं करवा सकते, उन्हें मुक्ति नहीं दिला सकती कांग्रेस। इसलिए साम्यवादियों ने इस संस्था की स्थापना की थी, ऑल इंडिया किसान सभा, जिसको बाद में समाजवादियों ने नाम दे दिया था हिंद किसान पंचायत। उसके बाद मार्क्सवादियों ने सीपीआई एम भी होता इसमें इंक्लूड है और सीपीआई भी इंक्लूड है, दोनों ने एक यूनाइटेड किसान सभा बनाई थी 1928 में।
उसके बाद 1968 में साम्यवादियों ने एक अलग से खेत मजदूर वो थे जिनकी खुद की जमीन नहीं थी, वो दूसरों की जमीनों पर खेती करते थे, उनके लिए ऑल इंडिया एग्रीकल्चर यूनियन की स्थापना की गई। लेकिन आजादी के बाद और अब तक सबसे डोमिनेंट जो फार्मर्स यूनियन है, फार्मर्स एसोसिएशन है नॉर्थ एरिया की, भारत के उत्तरी राज्यों की, वो है भारतीय किसान यूनियन, जिसके जन्मदाता थे महेंद्र सिंह टिकैत, और महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे राकेश टिकैत, जो अब इस किसान आंदोलन को अगुवाई कर रहे हैं। तो ये उत्तर भारत में भारतीय किसान यूनियन ने बहुत बड़ा योगदान दिया था, उत्तर भारत में कृषि के विकास के लिए भी और राज्य सरकारों से अपनी बातों को मनवाने के लिए। उसके बाद 1978 में चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में, क्योंकि चौधरी चरण सिंह खुद एक किसान थे, बाद में ये मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, इनके नेतृत्व में एक किसान कामगार सम्मेलन की स्थापना की गई, और किसान कामगार सम्मेलन में भारतीय किसान यूनियन के ज्यादातर सदस्य शामिल थे, और इन्होंने किसानों को नई टेक्नोलॉजी से काम करने के लिए सम्मेलन बुलाए जाते थे कि किसानों को प्रशिक्षण दिया जाता था, ट्रेनिंग दी जाती थी इन सम्मेलन में, इन सेमिनार्स में। उसके बाद बहुत सारे और छोटे छोटे जैसे कुछ जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, पारंपरिक कृषि से मॉडर्नाइज जो एग्रीकल्चर की तरफ चेंजेस होते गए, तो बहुत सारे किसान आंदोलन उभरे, उन किसान आंदोलनों के साथ अलग अलग किसान यूनियंस भी बनी, जैसे क्रांतिकारी किसान सम्मेलन का नाम आता है, भारतीय किसान यूनियन का ही एक हिस्सा है क्रांतिकारी किसान सम्मेलन, जो नए किसान थे जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहते थे और ये मानते थे कि आराम से धरने प्रदर्शनों से सरकार उनकी बात नहीं मानेगी, उन्हें हिंसक तरीके अपनाने। थर्ड प्रेशर ग्रुप आता है स्टूडेंट यूनियन। तो किसी भी सरकार के नीति निर्माण में स्टूडेंट्स का रोल भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे लास्ट जो सेमेस्टर आपका एग्जाम हुआ है ना, यूनिवर्सिटी आपके पेपर, जैसे आपने क्वेश्चन पेपर में देखा, क्वेश्चन पेपर तो ऐसे था पूरा जैसे हर बार आता था आपका कि लॉन्ग क्वेश्चंस को आपको यूनिट के अकॉर्डिंग करना होता और शॉर्ट क्वेश्चन कंपलसरी थे। लेकिन जब आपके एग्जाम हुए तो सबको ये कहा गया कि एनी 5 अटेम्प्ट करो। वो क्यों कहा गया? वो प्रेशर ग्रुप्स के प्रेशर की वजह से ही था। जैसे जितनी भी यूनिवर्सिटियां है ना, हर यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट यूनियन है, तो एमडीयू की जो स्टूडेंट यूनियन है, एबीवीपी की या फिर एनएसयूआई, एसएफआई, उन्होंने धरने प्रदर्शन कर दिए थे एग्जाम से पहले इस चीज को लेके कि नहीं स्टडी अच्छे से नहीं हो पाई को पेंडेमिक पीरियड की वजह से, और कंप्लीट सिलेबस नहीं हो पाया हमारा, अच्छे से रिवीजन नहीं हो पाया, तो पेपर का मेथड वही जो लास्ट में जो था वही होना चाहिए, एनी 5 होना चाहिए। तो उस प्रेशर ग्रुप की उस प्रेशर की वजह से एमडीयू ने फिर वो पैटर्न चेंज कर दिया कि क्वेश्चन पेपर तो बन चुके थे लेकिन बच्चों को ये लीनियस दे दी कि आप एनी 5 अटेम्प्ट कर सकते हो। तो प्रेशर उन्होंने बहुत टाइम तक जैसे एमडीयू में धरने दिए, अनशन पे बैठ गए, तो दबाव डाला यूनिवर्सिटी पे, यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन पे, और अपनी बात को मनवाया। तो स्टूडेंट यूनियन हमेशा क्या करती है, जैसे हड़ताल करती है, बंद कर देती है, किसी चीज का विरोध करती है, रैलियां निकालती है। तो बहुत सारी स्टूडेंट यूनियन इंडिया में देखने को मिलती है और उनकी सब ब्रांचेस भी हैं। जैसे बीजेपी की स्टूडेंट यूनियन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, एबीवीपी है ये, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन नहीं है ये, यहाँ गलत मेंशन है। एबीवीपी जो स्टूडेंट यूनियन है वो है बीजेपी। और उसके बाद ऑल इंडिया स्टूडेंट कांग्रेस जो है वो है कांग्रेस की, जिसको नेशनल यूनियन ऑफ स्टूडेंट भी बोला जाता है, एनएसयूआई भी बोला जाता है। उसके बाद सीपीआई की है एसएफआई और एआईएसएफ। सीपीआई की बोली जाती है एआईएसएफ, और सीपीआईएम की स्टूडेंट यूनियन है एसआईएफ। तो बहुत सारी ये स्टूडेंट यूनियन है। इन स्टूडेंट यूनियन की एबीवीपी बीजेपी की, एनएसयूआई कांग्रेस की, ये 2 इंपॉर्टेंट स्टूडेंट यूनियन है जिनकी ब्रांचियां हमारे एमडीयू में भी है, आपके जैसे कॉलेजेस में भी। अब तो नहीं, 1-2-3 साल पहले जो स्टूडेंट इलेक्शन हुए थे यूनियन के, वो भी इसी का भाग थे। नेक्स्ट है वुमेन ऑर्गेनाइजेशन।
तो वुमेन ऑर्गेनाइजेशन की बात आती है हमेशा आंध्र प्रदेश के एक आंदोलन से, कि जो 20वीं सदी थी ना, 20वीं सदी में 1917 में भारतीय महिला एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। और वो एसोसिएशन क्या करती थी, स्वतंत्र भारत में, कि स्वतंत्र जब हमें आजादी मिलेगी या उस 1917 के पीरियड में जब हम गुलाम थे, तब औरतों के हितों के लिए, क्योंकि उस टाइम पे औरतों को कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं थे, बहुत ही दयनीय हालत। उसके बाद इसी भारतीय महिला एसोसिएशन ने 1926 में ऑल इंडिया वुमेन कॉरपोरेशन की स्थापना की थी। और ऑल इंडिया वुमेन कॉरपोरेशन की स्थापना में भी जो अंग्रेजी जो गवर्नर जो अपॉइंट होके उस टाइम पे आए थे, उसकी वाइफ का सबसे बड़ा योगदान था इसको स्थापित करने में। और फिर टाइम टू टाइम तो भारत की आजादी के बाद भी महिलाओं के उत्थान के लिए, या फिर महिला आयोग जिसको बोला जाता है, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन हुए, महिला आयोग की स्थापना हुई, फिर स्टेट वाइज महिला आयोग की स्थापना हुई। और उसके बाद हिंदू कोड बिल भी पारित किया गया था। हिंदू कोड बिल क्या था, जो 1954 में महिलाओं के अधिकारों को लेके हिंदू कोड बिल आया था, जिस कोड बिल के तहत विशेष विवाह अधिनियम दिया गया था। विशेष विवाह अधिनियम दिया गया, हिंदू विवाह अधिनियम। कि हिंदू विवाह अधिनियम क्या था, कि एक वाइफ किसी की है तो उस वाइफ के रहते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकता। दत्तक पुत्र का अधिनियम पारित किया गया, दहेज निषेध का किया गया, गर्भपात अधिनियम पारित किए गए। तो बहुत सारे हिंदू कोड बिल के अंतर्गत अधिनियम पारित किए गए थे। विशेष विवाह अधिनियम में जो औरतें विधवा हो जाती थी, पहले उन्हें या तो सती कर दिया जाता था, या उनको पूरी लाइफ ऐसे ही गुजारनी पड़ती थी दूसरों के भरोसे, तो उनको विवाह की अनुमति प्रदान की गई। दहेज निषेध का अधिनियम था। तो बहुत सारे अधिनियम पारित हुए थे, और ये सारे के सारे अधिनियम संबंधित थे औरतों से। और इसीलिए 1992 में नेशनल वुमेन कमीशन बनाया गया था, भारतीय महिला आयोग बनाया गया था, जिसकी ब्रांचेस स्टेट वाइज भी है, कि हर स्टेट में एक वुमेन सेल होती है। वुमेन सेल के बाद अब तो प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एक वुमेन की एक पुलिस थाने की भी व्यवस्था की गई है, जो सिर्फ वुमेन्स के लिए ही होगा, कि उनके शोषण से संबंधित मुकदमे जल्दी सुलझाए जा सके। नेक्स्ट आता है ट्रेड ग्रुप्स। ट्रेड ग्रुप सारे के सारे व्यापारियों से संबंधित है, और ट्रेड की शुरुआत 1830 में मानी जाती है। ट्रेड एसोसिएशन सबसे पहले बनी थी, और ये ट्रेड एसोसिएशन बनाई गई थी अंग्रेजों के द्वारा। और फिर 1834 में कैलकाटा चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना की गई थी, क्योंकि सूरत से अंग्रेजों ने अपने व्यापार की शुरुआत की थी, और अपनी व्यापारिक राजधानी उन्होंने बनाया था कलकत्ता को, क्योंकि जहाज से ज्यादा व्यापार होता था। तो कलकत्ता पहले इंडिया की कैपिटल भी थी, जिसको बाद में दिल्ली शिफ्ट किया गया। तो कलकत्ता को वाणिज्य का मंडल स्थापित किया था उन्होंने, वहां से उनका सारा व्यापार होता था। फिर 1887 में भारतीय वाणिज्य मंडल, कि अब छोटे छोटे भारतीय व्यापारी भी उभरने लगे थे, उन्होंने भी अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी शुरू कर दी थी। उसके बाद 1907 में मुंबई में जितने भी व्यापारी थे, उन्होंने अपना एक अलग से संगठन बनाया। 1909 में साउथ इंडिया में जो व्यापारी थे, उन्होंने अपना एक अलग संगठन बनाया। और आज एक फिक्की एक ऐसा संगठन है, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। इस फिक्की के नियंत्रण में सारे के सारे व्यापारी आ जाते हैं, और फिक्की का मुख्यालय है नई दिल्ली में। कि फिक्की के अंतर्गत सारे के सारे व्यापारी अपनी व्यापार से संबंधित नीतियों का निर्धारण करते हैं। फिक्की का एनुअली सम्मेलन भी होता है, सेमिनार भी। इसी तरह से भारत में जितने भी प्रोडक्टिव चीजें होती है, या जो भी निर्माता किसी भी फैक्ट्री का किसी भी चीज का निर्माता है, वो ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का भी हिस्सा है। ये ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन एएमओ क्या करती है, एएमओ फिक्की के जितने भी सदस्य हैं, व्यापारी संगठन है फिक्की के नियंत्रण में जितने, एएमओ उनको, जैसे कोई भी प्रोडक्ट हम खरीदते हैं ना, उस पे आईएसआई मार्क होता है, या फिर कोई भी ऑथेंटिक मार्क जो होता है, जिससे उसकी कि हाँ ये डुप्लीकेट नहीं है किसी का, इसकी ऑथेंटिसिटी जिस मार्क से प्रूव होती है, वो प्रोवाइड करवाने में हेल्प करता है।
कि सरकार के संगठन से काम करता है ये ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है प्रोफेशनल इंटरेस्ट ग्रुप। प्रोफेशनल इंटरेस्ट ग्रुप में आते हैं कि वो व्यापारिक संगठन जो छोटे छोटे, जिसमें ज्यादातर गवर्नमेंट जॉब के एम्प्लॉइज थे, कि प्रोफेशनल, जैसे कि टीचर्स एसोसिएशन है, रेलवे कर्मचारियों की है, मेडिकल स्टाफ की है, बैंक कर्मचारियों की है, वकीलों की एसोसिएशन है। इसमें सारी वो एसोसिएशन आते हैं, जैसे बार काउंसिल के इलेक्शन सुने हैं कभी, जैसे वकीलों के या जुडिशरी सिस्टम के इलेक्शन होते हैं, रेलवे के भी। हर डिपार्टमेंट की एक एसोसिएशन होती है, हर डिपार्टमेंट की वो एसोसिएशन अपने ही रूल रेगुलेशन खुद डिसाइड करती है। जैसे टीचर एसोसिएशन, जैसे हरियाणा में हायर टीचर एसोसिएशन है, उसके 2 साल में इलेक्शन होते हैं। इसी तरह से बार एसोसिएशन के हर साल इलेक्शन होते हैं, और ये डिस्ट्रिक्ट वाइज मिलती है हमें बार एसोसिएशन। इसी तरह से स्कूल टीचर्स की अलग एसोसिएशन हो गई है, हायर एजुकेशन के कॉलेज टीचर्स की अलग एसोसिएशन हो गई है, बैंक के कर्मचारियों की अलग एसोसिएशन है, रेलवे के कर्मचारियों की अलग। तो किसी भी फील्ड से, किसी भी प्रोफेशन या व्यवसाय से संबंधित लोग, क्योंकि उनके हित एक जैसे होते हैं, तो अपने हितों की रक्षा के लिए वो एक संगठन का निर्माण कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है जाति एवं धर्म पर आधारित हित समूह। जाति और धर्म पर है, जैसे कि वैश्य संस्था है, जाट संस्था है, ये सारी संस्थाएं क्या है, धर्म पर आधारित हित समूह के लोगों ने अपने संगठन स्थापित कर दिए। जैसे तमिलनाडु में नादर जाति संघ है, बिहार, उड़ीसा, झारखंड में हुल एंग्लो एसोसिएशन है, ईसाई संगठन होते हैं। हमारे यहाँ जैसे हम माने कि जो माइनॉरिटी के लोग है, वैश्य महासभा होती है जो बनियों की होती है, जाट संस्थाएं देखने को मिलती हैं, ब्राह्मण संस्था देखने को मिलती हैं। ये सारी संस्थाएं जाति और धर्म पर जो बनते हैं दबाव समूह। नेक्स्ट है गांधीवादी विचारधारा पर आधारित दबाव समूह। तो गांधीवादी विचारधारा क्या थी कि सब समान है, कोई विशेष नहीं, सब एक जैसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, सबके कल्याण और समृद्धि के लिए काम किए जाएंगे। और ऐसे प्रेशर ग्रुप्स होते हैं जैसे सर्वोदय समाज, रेड क्रॉस सोसाइटी का नाम सुना है, वो भी एक गांधीवादी विचारधारा की है, रेड क्रॉस सोसाइटी। या दूसरे और जितने भी समाज सेवी संगठन है, जैसे गौ सेवा संघ है, नशाबंदी संघ होता है, ग्रामीण उद्योग संघ होता है, सर्वोदय संघ होता है, सर्व सेवा संघ होता है, जो किसी भी आपदा के समय या राष्ट्र की आवश्यकता के समय उपस्थित होते हैं, सबको समान दृष्टि से देखते हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। उनके हित क्या है, सबकी भलाई करना, सबका कल्याण करना। तो इन प्रेशर ग्रुप्स का इंटरेस्ट सबकी भलाई करने में होता है। फिर है सरकारी कर्मचारियों के दबाव से, और सरकारी कर्मचारियों के दबाव समूह जो हमने प्रोफेशनल दबाव समूह किए ना, व्यावसायिक हित समूह। एक तो आया था व्यापारिक हित समूह और एक व्यावसायिक हित समूह, दोनों में डिफरेंस है। व्यापारिक तो है व्यापारी जो होते हैं उनसे संबंधित, और व्यावसायिक में आता है जो कोई भी किसी नौकरी को अपनी जीविका के लिए अपनाता है या आर्थिक हित उस पर निर्भर करते हैं। तो सारे के सारे सरकारी कर्मचारियों के दबाव समूह उसी में इंक्लूड करते हैं, वही उसमें निहित। फिर है ट्राइबल प्रेशर ग्रुप्स। ट्राइबल प्रेशर ग्रुप्स है इंडिया के वो पिछड़े हुए क्षेत्र, जंगलों में जो लोग रहते हैं या ऐसी असाधारण परिस्थितियों में रहते हैं जहां उन्हें सारी सुविधाएं प्राप्त नहीं है। जैसे कि एनपीपी पार्टी ने गोरा और खासी की पहाड़ी के लोगों के लिए केंद्र सरकार में 10% रिजर्वेशन की बात की थी ना जॉब के लिए, तो वो गोरा और खासी के लोगों ने अपना एक संगठन बना लिया। ऐसे ही असम का कबायली संघ, नागा का राष्ट्रीय परिषद, मिजो का संगठनात्मक संघ, या फिर जम्मू के भी जैसे घाटी के लोगों का संघ होता है, कि ये सारे के सारे ऐसे स्टेट्स में बनते हैं ये संघ, जो स्टेट्स किसी ना किसी अलग एक विशेषता की वजह से दूसरों से अलग है। और लास्ट प्रेशर ग्रुप आता है जन कल्याण और जन सेवा से संबंधित, ये भी पहले आ चुका है गांधीवादी विचारधारा के प्रेशर ग्रुप्स में। जन कल्याण और जन सेवावादी हैं, जैसे कुछ स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, इन्होंने जैसे कुछ संस्थाएं, कुछ संगठन बनाए थे, छुआछूत, बाल विवाह, दहेज प्रथा, कुछ अंधविश्वासों को, अज्ञानताओं को दूर करने के, जिसमें किसी वर्ग जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं था, हर वर्ग जाति के लोग इन संगठनों के सदस्य हैं। जैसे कि बौद्ध धर्म की बात की थी अम्बेडकर ने, कि भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था ना
कि हिंदू धर्म में बहुत ही जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे भेदभाव होता है, लेकिन बौद्ध धर्म एक ऐसी अवधारणा है जहां इन वर्ग, जाति, धर्म पर कोई भेदभाव नहीं है, सब एक समान है। वहां मूर्ति पूजा भी नहीं है, वहां ना छुआछूत है, ना किसी चीज का अंधविश्वास है। तो ऐसे संगठन, ऐसे समुदाय या संघ जो सबके कल्याण और जन सेवा की भावना ही उनका प्रमुख उद्देश्य होता है, और उसी के लिए वो सरकार पर दबाव डाल। तो इन शॉर्ट दबाव समूह क्या है? एक गैर सरकारी संचार सूत्र है। दबाव समूह गवर्नमेंट के प्रपोजल, या हम इन्हें गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूट नहीं कह सकते, ये नॉन गवर्नमेंट, एक एनजीओ की तरह काम करते हैं। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ है एक तरह से, प्रेशर ग्रुप, जो अपने हित साधना के लिए, अपनी बातों को मनवाने के लिए सरकार की नीतियों को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर हमारा दबाव समूह हो जाता है कंप्लीट। किसी भी बच्चे को अगर प्रेशर ग्रुप्स में कोई